नमस्कार भाइयों और बहनों। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं है, और अगर इत्तेफाक से संबंध आता भी है तो वो एक संयोग समझे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हम अपनी जिंदगी में कई दोस्त बनाते हैं। कुछ दोस्त वैसे ही होते हैं जैसे वो दिखते हैं, और कुछ आस्तीन के सांप होते हैं जिनके बारे में हमें बहुत बाद में पता चलता है। तब पछतावे के अलावा हमारे हाथ कुछ नहीं आता। ऐसी एक कहानी मेरी भी है। मेरा नाम मनीषा है, मैं पटना की रहने वाली हूँ। हम 4 भाई बहन थे। मेरे पिताजी स्कूल टीचर थे। उनको एक दिन दिल का दौरा पड़ा और वो चल बसे। पिता का साया अपने बच्चों के लिए एक मजबूत दीवार की तरह होता है, जो हमें जमाने के हर दुख से बचाता है। कभी गर्म हवा भी नहीं लगने दिया करता। जब मेरे पिताजी चल बसे तब मेरी उम्र 10 साल की थी। मेरे भाई मुझसे छोटे थे और मेरी एक बड़ी बहन थी जो मैट्रिक में थी। पिताजी की मृत्यु ने हम सभी के जीवन पर बड़ा असर डाला था। माँ सिलाई का काम करती थी और अब उनका काम तेज हो गया था। वो बस दिन रात सिलाई करती रहती थी और वक्त से पहले उनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई थी। पिताजी की पेंशन और माँ की सिलाई की कमाई से घर चलता। माँ हमारी शिक्षा का बहुत ध्यान रखती थी और उन्हें हमेशा चिंता रहती थी। हमारा 2 कमरों का छोटा सा घर था जिसकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। बारिश होने पर छतों से पानी टपकने लगता था। पूरी रात हम सोते जागते ही गुजारा करते थे, लेकिन हम सभी भाई बहन मन लगाकर पढ़ाई कर रहे थे। शाम को माँ हम सब भाई बहनों को बैठकर समझाती, ज़माना बहुत ख़राब है, खुद को बचाकर चलना। आज पढ़ोगे लिखोगे तो कल तुम्हारे काम आ जाएगा, वरना धक्के खाते फिरोगे। तुम्हारे पिताजी के हिस्से की जो ज़मीन थी उस पर भी तुम्हारे चाचा ने कब्जा कर लिया है। हमारे पास बस यही एक छोटा सा घर है। अपनी ख्वाहिशों को लगाम लगा कर रखना ताकि कभी किसी के आगे सिर न झुकाना पड़े। तब हमें माँ की ये बातें समझ में नहीं आती थी। माँ हमें कहानियाँ सुनाती थी जिन्हें सुन के हम हंसते थे, लेकिन हमने कभी अपनी माँ के चेहरे पर मुस्कान नहीं देखी थी। कोई शादी हो या कोई फंक्शन, माँ हमेशा सादे कपड़ों में ही नजर आती थी। उनका चेहरा अब सख्त हो गया था। हमारे मामले में तो और भी गंभीर हो गई थी, लेकिन दीदी ने आगे पढ़ना बंद कर दिया था। तभी माँ ने भी कहा था, अगर नहीं पढ़ना है तो शादी कर लो और अपने घर की हो जाओ। माँ की धमकी से दीदी ने फिर से पढ़ाई शुरू कर दी। मैं अपने घर की एक होनहार लड़की थी और हमारे पड़ोस के लोग मेरी बुद्धिमानी की मिसाल देते थे। जब मैंने मैट्रिक की परीक्षा सर्वोच्च अंकों से पास की तो मेरी माँ का सिर गर्व से ऊंचा हो गया था। अब दीदी और मैं मिलकर बच्चों को ट्यूशन भी देते थे, भाइयों को भी पढ़ाते थे, जिसके कारण अब माँ का बोझ बहुत कम हो गया था। माँ ने एक अच्छे कॉलेज में मेरा एडमिशन करा दिया था। मैं बहुत शांत स्वभाव की लड़की थी। अचानक किसी को दोस्त बनाना मेरे स्वभाव का हिस्सा नहीं था। मैं साइंस की क्लास में पढ़ रही थी और मैं अपनी कक्षा की सबसे होशियार छात्र थी। कॉलेज में मेरी दोस्ती निशा से हुई। वो एक अमीर घर की लड़की थी। उसका रहन सहन हम सभी लोगों से अलग था। उसे पढ़ाई या किसी काम में मदद की ज़रूरत पड़ती थी तो मैं कर देती थी, जिसकी वजह से हमारी दोस्ती गहरी होती गई। वो किसी न किसी दिन मेरे लिए तोहफा लेकर आती थी, जिसे मैं लेने से इनकार कर देती थी। उससे कहती कि मेरी माँ बहुत सख्त है, वो मेरी उम्र का भी ख्याल नहीं करेगी और मुझे मार डालेगी। तभी उसने कहा, पागल, अब हर बात माँ बाप को थोड़ी बताई जाती है। मैं कितने चाहत से तुम्हारे लिए ड्रेस लेकर आई थी। अब ऐसा करो, इसे लेकर छुपा कर रख दो, फिर किसी दिन कह देना कि पॉकेट मनी से लिया है। मना करने के बावजूद भी वो सूट को मेरे बैग में रख कर चली गई। जब मैं घर पहुंची तो पता नहीं क्यों मेरा सिर झुका हुआ था। माँ मेरे सामने चारपाई पर बैठकर सूट में बटन लगा रही थी। मुझे देखते ही आगे बढ़ी और मेरा बैग थमा। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था, कहीं माँ बैग में देख न ले। लेकिन माँ ने कमरे में जाकर बैग रख दिया और खाना लेकर आ गई। माँ ने आज मेरा पसंदीदा खाना बनाया हुआ था, लेकिन ये पहली बार नहीं था कि मैं अपनी माँ के सामने खाना खा रही थी। माँ मेरे चेहरे की तरफ देखती रही, फिर बोली, मनीषा, तुम्हें पता है, जब तुम छोटी थी तो तुम जब भी अपनी बहन या भाई की चीज़ें छुपाती थी तब तुम मुझसे नजरें नहीं मिला पाती थी और मुझे पता चल जाता था कि तुमने चोरी की है। मैंने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और उनसे कहा, आप मुझे कुछ डांटेंगी तो नहीं? तो माँ ने कहा, पहले कभी बचपन में डांटा था जो अब डांटूंगी? माँ की बात सुनकर मैंने उन्हें याद दिलाया कि आप मुझे बहुत मारती थी। इस बात पर माँ हंसने लगी थी। आज माँ बहुत दिनों के बाद हंसी थी। मैंने उनसे कहा कि वो मेरी एक सहेली है, उसने मुझे एक तोहफा दिया है, और मैंने वो सूट मेरी माँ के सामने रख दिया। जब माँ ने उसे देखा तो बोली, रख लो,
अगर कोई दोस्त तुम्हें कोई तोहफा दे तो मना नहीं करते, लेकिन याद रखना, आगे से कोशिश करना कि उससे कुछ भी मत लेना। हम गरीब लोग हैं, हमारे और उनकी ज़िंदगी में बहुत फ़र्क है। वैसे भी मैं ये चाहती हूँ कि बड़ी होकर मेरी बेटी डॉक्टर बने, और जब मैं बूढ़ी हो जाऊँ तो मेरी बेटी मेरा इलाज करे, और मैं गर्व से सभी से कहूँ कि ये मेरी बेटी है। मेरी माँ की बातें मुझे एक अजीब तरह की ऊर्जा दे दिया करती थी, जिससे मेरी पढ़ाई की गति तेज हो जाती थी। मैं आधी आधी रात तक पढ़ाई करती और सबसे पहले उठती थी। मैं अपने आप को भूल गई थी। मैंने वो सूट वैसे ही रख दिया था। मेरा मकसद पढ़ाई करना था। वो सूट कई वर्षों तक यूं ही पड़ा रहा, और जिस दिन दीदी की शादी हुई थी उस दिन वो सूट मैंने पहना था। चाहते हुए भी मैं निशा से अपनी दोस्ती ख़त्म नहीं कर पाई थी। उसकी ज़ुबान में एक अलग प्रकार की मिठास थी जो किसी को भी उसका दोस्त बना सकती थी। जब दीदी की शादी हुई तभी वो भी आई थी, लेकिन जल्दी ही चली गई। उसने कहा कि उसे इतनी छोटे से घर में उलझन होती है, उसका दम घुट रहा है। शुक्र है कि माँ ने ये बात नहीं सुनी थी। यह हमारे परिवार की पहली शादी थी और दीदी शादी करके अपने ससुराल जा रही थी। हमारी जितनी हैसियत थी हमने उतना दहेज दे दिया था, लेकिन दीदी के सास ने कहा कि ये भी बहुत है। मेरी दीदी की सास बहुत अच्छी थी। हमारी बुआ शादी में नहीं आई थी। वो चाहती थी कि दीदी की शादी उनके बेटे से हो, लेकिन उनका बेटा बीमार रहता था और वो कोई काम धंधा भी नहीं करता था। बुआ रोज़ कुछ ना कुछ मीठा बनाकर भेज दिया करती। कभी कभी हमें तरह तरह का खाना भी दे देती थी। वो जो देती माँ उसे फेंक देती। माँ कहती थी कि मुझे इस औरत पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। एक दिन मेरी बुआ की बेटी ने कहा कि जो सूट मैंने अपनी दीदी की शादी में पहना था उसे कॉलेज के किसी फंक्शन में पहनने के लिए चाहिए था। मैंने वो सूट उठाकर उसे दे दिया, लेकिन 5-6 दिन के बाद जब वो लौटाने आई तो माँ ने वो सूट एक गरीब लड़की को दे दिया। मुझे तो रोना आ रहा था। वो बेहद ही खूबसूरत सूट था। मुझे समझ में नहीं आता था कि मेरी माँ ऐसा क्यों कर रही है। कभी मैं पूछने बैठ जाती तो माँ कहती थी कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरी माँ मत बनो। तुम्हारी बुआ एक जादू टोना करने वाली औरत है। उसके कारनामों के बारे में पूरा परिवार जानता है। मैं नहीं चाहती कि मेरे किसी भी बच्चे पर उस औरत का साया भी पड़े। हमारे घर के बगल में एक घर था जिसमें रमेश चाचा 2 बीवियों के साथ रहते थे। उस दिन मैं छत पर चढ़ गई और उनका तमाशा देखने लगी। रमेश चाचा की पहली बीवी दूसरी बीवी को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, और दूसरी बीवी बारूद थी जिसकी आवाज़ पूरे इलाके में सुनाई देती थी। उनके घर में झगड़ा दिन ब दिन बढ़ता गया था। रमेश चाचा औरतों की तरह सिर पर पट्टी बांधकर बैठे रहते थे। मुझे मुफ्त का शो देखने को मिलता था। वैसे तो मैं टीवी भी कम देखा करती थी, और जब से कॉलेज जाने लगी थी तब से टीवी देखना तो लगभग बंद हो गया था। हमारे छत पर छोटे छोटे पर्दे लगाए गए थे। उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो कभी भी गिर जाएंगे। माँ ने कुछ पैसे जमा करके छत तो पक्की करवाई, लेकिन बाकी घर का वही हाल था। तभी मैं छत से होती हुई घर के पीछे वाले हिस्से में आ गई और इधर उधर देखने लगी। शाम का ये वक्त और डूबता सूरज मेरा पसंदीदा नज़ारा था। मुझे कुदरत से बहुत मोहब्बत थी। तभी मेरी नज़र सामने वाले घर की छत पर पड़ी। वहाँ एक लड़का खड़ा था और बहुत देर से मुझे घूर रहा था। जब मैंने उसे देखा मैं भागकर नीचे आ गई और फिर कभी दोबारा छत पर नहीं गई। कुछ दिनों से रोज़ कॉलेज जाते समय कोई मेरा पीछा करता था। मैं बहुत परेशान हो गई थी। माँ को बताना चाहती थी, लेकिन फिर सोचा वो भी परेशान हो जाएगी। और एक दिन कॉलेज की छुट्टी के दौरान एक लड़का मेरे सामने खड़ा हो गया था। मेरी दोस्त निशा भी मेरे साथ में थी। उस लड़के ने मुझसे कहा कि वो बात करना चाहता है। 2 मिनट से ज़्यादा का वक्त नहीं लूँगा। मैं घबरा गई थी। मेरे माथे से पसीना टपक रहा था। निशा ने कहा, इसमें डरने वाली क्या बात है? हाँ बताओ, तुम कौन हो? तुम्हें क्या चाहिए? उस लड़के ने कहा कि मेरा नाम विवेक है। मैं मनीषा से प्यार करता हूँ और उसके घर रिश्ता भेजना चाहता हूँ। मेरी सहेली ताली बजाने लगी। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। आते जाते लोग भी हमारी तरफ देख रहे थे। उसने मुझे अपना नंबर दिया और ये कहकर चला गया कि मैं आपके फ़ोन का इंतज़ार करूँगा, लेकिन उसके सामने मैंने नंबर फाड़ कर फेंक दिया। मेरी ज़िंदगी का ये मकसद नहीं था। मैं एक शरीफ माँ की बेटी थी और उनके बेटियों को ये इजाज़त नहीं थी कि वे उन लोगों के लिए अपनी इज्जत ख़राब करें जिनसे उनका कोई रिश्ता ही नहीं है। अब मैं परेशान रहने लगी थी और मेरी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही थी। मैं इन राहों पर नहीं चलना चाहती थी। फिर भी मैं बार बार विवेक के बारे में सोचने लगी, लेकिन जब मैं अपनी माँ का चेहरा देखती तो मैं अपने दिमाग से हर विचार को बाहर फेंक देती थी। कितने दिन सुकून से बीत गए। एक दिन विवेक फिर आया। उसने कहा कि वो बैठकर बात करना चाहता है। मैंने साफ मना कर दिया।
और उसके चेहरे पर एक तमाचा जड़ दिया। मेरी दोस्त मेरी साइड लेने के बजाय विवेक की साइड लेने लगी। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं अब उससे भी दूर रहने लगी थी। मैं बहुत शर्मिंदा हो गई थी। मेरी माँ भी मुझे समझाती थी, अपनी उस सहेली से दूर रहा करो। पता नहीं क्यों मुझे वो पसंद नहीं है। मैं अपनी माँ से बहस करने लगती। कहती थी, मेरी एक ही तो दोस्त है, आप क्या चाहती है कि मैं अकेली हो जाऊं? निशा ने माफ़ी मांगी और कहा कि तुमको विवेक की कदर करनी चाहिए। देखा नहीं कि वो तुमसे कितना प्यार करता है। आजकल निशा की जुबान पर बस विवेक का नाम होता था। विवेक ने न जाने कैसे मेरे भाई से दोस्ती कर ली। अब वो हमारे घर आने लगा था और देखते ही देखते मेरी माँ भी उसकी तारीफ करने लगी। विवेक एक अमीर घर का लड़का था, लेकिन उसने कभी दिखावा नहीं किया था कि वो अमीर खानदान का बेटा है। ये भी मुझे बहुत बाद में पता चला था। मेरे छोटे भाई ने एमबीए किया था और नौकरी की तलाश में था जब उसकी मुलाकात विवेक से हुई थी और दोनों दोस्त बन गए। तब विवेक की मदद से ही भाई को नौकरी मिल गई। माँ कहती कि ये भी विवेक का एहसान है। उसकी तारीफ सुनकर मैं ना चाहते हुए भी विवेक के बारे में सोचने लगी और धीरे धीरे हम बातें करने लगे और पसंद मोहब्बत में बदल गई। हमारे कॉलेज में हमें मोबाइल ले जाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन जब से मुझे प्यार हुआ था मैं मोबाइल छिपा कर ले जाने लगी और फ्री क्लास में विवेक से बातें करती। मैं पढ़ाई करना भूल चुकी थी। मोहब्बत सच्ची में इंसान को निकम्मा बना देती है। अब मैं अपनी माँ से भी बातें छुपाने लगी थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि माँ से कुछ भी नहीं छुपता। एक दिन माँ ने कहा, ये उम्र ही ऐसी होती है कि इंसान सपने देखने लगता है। सपने देखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जब कोई इंसान गलत रास्ते पर चलता है तो उसका अंजाम भी बहुत बुरा होता है। जब से तुमने कॉलेज जाना शुरू कर दिया है, मैंने तुम्हारे प्रति कठोर होना बंद कर दिया है। मुझे लगा कि मेरी बेटी समझदार हो चुकी है, अपना अच्छा बुरा सब समझती है। वक्त की ठोकरें इंसान को बहुत कुछ सिखा देती है, लेकिन तुम जिन रास्तों पर निकल पड़ी हो, क्या उसका अंजाम जानती हो? पता नहीं माँ को ये सब कैसे पता चल गया था। मैं कई बार आईना देखती और सोचती, क्या मेरे चेहरे पर लिखा नजर आता है? माँ की बातों से मेरी आंखें खुल गई थी। मैंने अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर दिया और विवेक से कहा कि वो अपने घर वालों को हमारे रिश्ते के बारे में बात करने के लिए भेजे, नहीं तो भूल जाए। उसने कहा कि जैसे माँ बाहर से आएगी वैसे सीधा तुम्हारे घर ही आएगी, तुम बस मेरा इंतज़ार करना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मोहब्बत इंसान की कमजोरी भी होती है और ताकत भी, लेकिन जब ये कमजोरी दूसरों के हाथ लग जाए तो ये हमें ऐसी सज़ा देती है जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता है। आजकल मैं बहुत खुश थी, हवा में उड़ती फिर रही थी। 2 दिन बाद विवेक के मम्मी पापा हमारे घर आने वाले थे। मेरी खुशी से मेरी माँ भी खुश थी। मैंने माँ से वादा किया था कि पहले मैं डॉक्टर बनूंगी, फिर शादी करूंगी। मुझे अपनी माँ और भाइयों के लिए बहुत कुछ करना था। मेरा छोटा भाई बीएससी कर रहा था और साथ साथ बैंक में जॉब भी करता था। उसने अपनी जिम्मेदारी खुद ही उठा ली थी। सब माँ की परवरिश की तारीफ करते थे, लेकिन मेरी ज़िंदगी में तूफान आने वाला था जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मोहब्बत ने धोखा देना था या दोस्ती ने, ये वक्त ने मेरे सामने लाकर रख देना था। अगले दिन कॉलेज गई तो निशा नहीं आई थी। थोड़े ही दिनों में विवेक के घर वाले भी आने वाले थे। उसका नंबर भी बंद था। मैं शाम को माँ को बताकर निशा के घर चली गई। वो बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसके सिर पर चोट लगी थी और उसकी हालत अजीब थी। मुझे देखते ही उसने मुझे गले लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा कि मनीषा, मैं बर्बाद हो गई, मैं कहीं की ना रही। मेरा दिल बैठा जा रहा था। उसने कहा कि विवेक ने मुझ पर अत्याचार किया है। उसने मुझसे कहा कि वो मनीषा को नहीं मुझे पसंद करता है। जब मैंने उससे कहा कि मनीषा मेरी दोस्त है, यहाँ से चले जाओ, तो उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की और घर वालों ने हमारी शादी कर दी। ये खबर सुनकर मेरा सिर चकराने लगा। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अपनी दुनिया में आग लग गई हो। मैं अंधाधुंध किसी की भी परवाह किए बिना भाग निकली। जब गेट के बाहर विवेक ने मेरा हाथ पकड़ लिया। कुछ ही दिनों में उसकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे बहुत दूर से आया हो। वो अपनी सफाई में कुछ कह रहा था, लेकिन मैं उसे धक्का देकर घर आ गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे प्यार ने मुझे कुचल दिया था। मेरी माँ तो बहुत खुशी से तैयारी कर रही थी। अब मैं किस किस को जवाब देती? हरदम विवेक विवेक करने वाले के साथ विवेक ने क्या कर दिया? उसने मेरे भावनाओं के साथ साथ मेरे दोस्त को भी अपनी हवस का निशाना बना दिया। मैं अपनी माँ के गले लगकर ऐसे रो रही थी जैसे कोई अपना मर गया हो। मोहब्बत इंसान को अंदरूनी मौत मारती है। हमसे हमारे सपने, खुशियाँ,
भावनाएं सब छीन ले जाती है। यह हमें एक ऐसी पीड़ा देती है जिसमें हम जीवन भर अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। मुझे मोहब्बत रास नहीं आई थी। मैं हर जगह जीतने वाली अपनी किस्मत से हार चुकी थी। मोहब्बत मुझे खा रही थी और मेरी माँ मुझे देख देख कर तड़प रही थी। मुझे संभलने में थोड़ा समय लगा, लेकिन घाव अभी भी ताज़ा थे। मैं बहुत बदल गई थी। फिर भी मैंने निशा के साथ मेरी दोस्ती ख़त्म नहीं की थी। उस बेचारी का क्या कसूर था? वो तो किसी के जुल्म का शिकार हो गई थी। वो काफ़ी दिन तक कॉलेज नहीं आई थी। उसकी पढ़ाई का 1 साल बर्बाद हो गया था और कुछ समय बाद उसने फिर से पढ़ाई शुरू कर दी। वो काफ़ी बदल गई थी, हरदम खुश दिखती थी और मेरे लिए हर दिन अपने घर से बनाया हुआ ताज़ा जूस लेकर आती थी। कहती कि मुझे तुम्हारी सेहत की बहुत फिक्र है, लेकिन वो खुद कोल्ड ड्रिंक पीती थी। समय के साथ हमारी दोस्ती अब और गहरी हो गई थी। कभी वो हमारे घर आती थी तो कभी मैं उसके घर चली जाती थी। उसकी शादी में शामिल नहीं हो सकी थी। वो अभी कॉलेज में थी और मैं यूनिवर्सिटी पहुंच चुकी थी, लेकिन फिर भी मैं उसके घर जाती रहती थी। माँ की भी इजाज़त थी, वो भी कुछ नहीं कहती थी। मैं अपनी माँ का सपना पूरा करने के बहुत करीब थी। मेरी दोस्त 1 साल पीछे रह चुकी थी, लेकिन अभी भी हमारी दोस्ती में कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। एक दिन मैं उसके घर मिलने के लिए गई तो इत्तेफाक से वो अपने लिए भी वैसा ही जूस लाई। तो मैंने शरारत करते हुए जूस के दोनों ग्लास बदल दिए। जब वो फ़ोन पे बात करने के बाद वापस आई तो उसने जूस उठाया और एक ही घूंट में पी गई। लेकिन मुझे आश्चर्य का झटका तब लगा जब वो तड़पने लगी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया तो मैं कमरे से बाहर भाग गई। तभी मैं सीढ़ियों पे उस इंसान से टकराई जिससे मैं इतनी नफरत करती थी कि उसको देखना तो दूर, उसका नाम भी नहीं सुनना चाहती थी। वो मेरी सहेली का पति था। उसने मुझे असमंजस में देखा और मुझसे पूछा, मनीषा सब ठीक है ना? मुझे उस समय अपनी सहेली की चिंता हो रही थी। मैं कमरे की ओर इशारा करने लगी। जैसे कमरे में वापस आई तो वो तड़प रही थी। उसके मुंह से झाग निकल रहा था। उसका पति उसे लेकर अस्पताल भागा, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी सहेली के पति के चेहरे पर उसके दर्द की कोई फिक्र नहीं दिख रही थी। डॉक्टर ने बताया कि उन्होंने किसी दवाई का ओवरडोज ले लिया है, लेकिन अब वो खतरे से बाहर है। उसके माँ बाप सब आ गए थे। मुझे डर लग रहा था कि कहीं वो मेरा नाम ना ले, लेकिन मैं सोचकर परेशान हो गई थी कि उस जूस में ऐसा क्या मिलाया गया था जिससे वो ऐसी हो गई थी। पुलिस ने जांच की और उस समय मौजूद नौकरानी को पकड़ लिया। उसने जो सच्चाई बताई उससे सुनकर सभी लोग अपनी जगह पर सुन्न हो चुके थे। कोई भी नहीं हिल पा रहा था। उसने बताया कि आज से 2 साल पहले जब विवेक मनीषा दीदी का पीछा करने लगे थे, उनसे मोहब्बत करते थे, उनके बीच बातचीत होने लगी और वो जल्दी शादी करने वाले थे। जिस दिन विवेक भाई को अपने घर वालों को मनीषा दीदी के घर भेजना था, तब छोटी बेबी निशा ने मेरे हाथों विवेक भाई को संदेश भेजा कि मनीषा दीदी उनसे कुछ बात करना चाहती है, लेकिन वो सबके सामने नहीं मिल सकती, इसलिए रात को 11 बजे वो निशा बेबी के कमरे में आ जाए। विवेक भाई कुछ नहीं जानते थे। मैं रात को उन्हें कमरे में छोड़ कर आई। विवेक भाई ने जो जूस पिया उसमें नशीली दवा मिलाई गई थी, जिसकी वजह से वो रात को निशा बेबी के कमरे में सो गए और सुबह जब उनकी आंख खुली तो छोटी बेबी दीवार को लगे रो रही थी। विवेक भाई को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जैसे वो जाने लगे तो छोटी बेबी यानी कि निशा बेबी ने कहा कि रात को उसे अपने हवस का निशाना बना चुके हैं। तभी उन्होंने शोर मचा दिया। तभी छोटी बेबी के घर वालों ने विवेक भाई के खिलाफ मामला दर्ज कराने को कहा और उनके परिवार को भी बुला लिया। उनके सामने मेरी गवाही ले ली और मैंने झूठी गवाही दे दी कि विवेक भाई खुद कमरे में गए और दरवाज़ा बंद कर लिया। छोटी बेबी दरवाज़ा पीटती रही, लेकिन उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। सच्चाई कोई भी नहीं जानता था। उन सभी ने मनीषा दीदी और विवेक भाई को अलग करने की योजना बनाई थी। मनीषा दीदी की सफलता छोटी बेबी को कभी बर्दाश्त नहीं हुई। विवेक भाई को लेकर अब भी उनका यही हाल है। दिन रात वो ईर्ष्या की आग में जलती है। मुझसे जूस में दवाई मिलवाती रहती जिससे मनीषा दीदी बांझ हो सकती थी, लेकिन मैंने वो दवा कभी भी नहीं मिलाई थी क्योंकि मेरी बेटी का नाम भी मनीषा है। मैं डर गई थी। कल जब छोटी बेबी ने मुझे दवाई की शीशी दे दी और कहा कि इसे जूस में मिला कर ले आओ, तो मैंने दोनों जूस में दवा मिला दी, लेकिन मनीषा दीदी के पीने से पहले वो जूस छोटी बेबी पी गई। मैं उनके हर राज की गवाह हूँ। मुझसे गुनाह करवाती रही। जब उनकी शादी को काफ़ी समय हो गया तब वो किसी से बात कर रही थी। वो बांझ है। वो कभी भी मनीषा दीदी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकती। मैं अब उनका साथ नहीं दे सकती थी, इसलिए मैंने सारी दवाई डाल दी थी। वो माफ़ी मांग रही थी और सभी लोग उसे ऐसे देख रहे थे
मानो उसने सभी को पत्थर बना दिया हो। मैं वहाँ से रोती हुई भाग आई थी। मेरे जिस दोस्त से मैंने सच्ची दोस्ती की थी और उसके अलावा किसी से दोस्ती नहीं की थी, वो तो आस्तीन का सांप निकली। वो मुझे कह देती कि मैं विवेक से शादी करना चाहती हूँ, तो मैं उन दोनों के बीच से हट जाती थी। मेरे पीछे से विवेक की आवाज़ आ रही थी। वो मुझे पुकार रहा था। मैं पागलों की तरह तेज भाग रही थी। मुझे अपनी माँ की याद आ रही थी। किसी इंसान पर कभी इतना भरोसा नहीं करना चाहिए कि वो आपके भरोसे को तोड़कर आपके साथ खिलवाड़ करे। रिश्ता कोई भी हो, उसे अपनी हद में ही रखना चाहिए। मैं एक बार फिर से टूट गई थी। इतने सालों तक अपने प्यार को बेवफा समझती रही और दोस्ती पर यकीन करती रही, लेकिन मैं जानती नहीं थी कि लोग मेरी भोलेपन और ईमानदारी का फ़ायदा उठा रहे हैं। विवेक दौड़ता हुआ मेरे पास पहुंच गया था। मेरा रास्ता रोक के खड़ा था। विवेक ने कहा, मनीषा, मेरी मोहब्बत झूठी नहीं थी, लेकिन तुमने अपने दोस्त पर यकीन किया और मुझे छोड़ दिया। मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ और आखिरी सांस तक तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। मैंने उसे जाने नहीं दिया था। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया था। मैंने डॉक्टर बनकर अपनी माँ का सपना पूरा किया था। मेरी और विवेक की शादी को 3 साल हो चुके हैं। हमारा एक बेटा भी है, लेकिन दोस्ती के नाम पर जो खेल खेला गया था, मुझे दोस्ती शब्द से नफरत होने लगी थी। लेकिन मेरी माँ कहती है कि दोस्ती एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता होता है। किसी एक इंसान के गलत होने से बाकी इंसान भी गलत नहीं होते। जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए और नए आने वाले रिश्तों का दिल से स्वागत करना चाहिए। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। जब विवेक ने मेरी सहेली को तलाक दिया तो वो उसका अपमान सहन नहीं कर सकी। हमारी शादी के बारे में सुनने के बाद वो बहुत गुस्से में घर से चली गई थी और उसका कार एक्सीडेंट हो गया। सिर पे चोट लगने की वजह से वो अपनी सूध-बूध खो बैठी और पागल हो गई थी। वो आज भी शहर की सड़कों पर घूमती नजर आ जाती है। तो भाइयों और बहनों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो भाइयों और बहनों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भाइयों और बहनों।